बच्चों मैं आज आपको एक चीज बताता हूँ। मैथ क्लास से पढ़ा रहा था तो मुझसे एक लड़का क्वेश्चन पूछता है, सर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है। इस क्वेश्चन को देखकर मैं उस लड़के को कंटिन्यू 5 मिनट तक देखता रहा। लड़का मेरी तरफ देखता रहा, हुआ कुछ नहीं हम दोनों के बीच में, क्योंकि वो भी नहीं सकता था। लेकिन मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही थी, क्योंकि वो लड़का एक अच्छा लड़का है और अच्छे लड़के होने के बाद उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्ट। अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 9th क्लास का टॉपिक है, ये टॉपिक जो आज मैं लेने जा रहा हूँ, जो उस बच्चे ने इस क्वेश्चन से शुरुआत कर दी, वो है 9th और 11th का टॉपिक है। एनटीसी स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों में कम से कम 6-7 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ही टॉपिक आपका बचपन का टॉपिक है, जिसमें आपकी मैडम आपको बचपन में 6 में लोकसभा राज्यसभा के बारे में छोटा सा ज्ञान देके चुप हो जाती थी। उस समय जब कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता था तो मैडम कहती नहीं ये तुम्हारे लेवल का नहीं, बाद में बताएंगे। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं, मैं दोनों रीजन में नहीं बताऊंगा आपको क्यों नहीं बताती मैडम मुझसे। लेकिन आप जब तुम 9th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, तो 9th और 11th के बच्चों को ये ड्यूटी बनती है बताना कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या होता है। बेसिकली दिस टॉपिक कंटेंट अबाउट द स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार कैसे काम करती है, सरकार के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन के सब ऑर्गन्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है। यानी ये टॉपिक गवर्नमेंट और उसके तीनों ऑर्गन्स के बारे में है। गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन होते हैं? 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये सब हम जानते हैं। अब ये जो वर्ड है आपके गवर्नमेंट, इसके 3 होंगे। मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है बच्चों, मैं ध्यान मारना चाहूंगा आप सबसे। एग्जीक्यूटिव, बचपन में मेरी माँ ने मेरी कहानी पकड़ी इसलिए मेरी राइटिंग ऐसी हुई। लेकिन आज के दिन बच्चे को मैं देखता हूँ तो भी मैं ये देखता हूँ कि आज भी कौन से बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी है। ये 3 ऑर्गन गवर्नमेंट की मैं लिख दिया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। इन 3 ऑर्गन में पूरा चैप्टर आपका छपा हुआ है और ये चैप्टर इतना बड़ा है। अगर मैं एग्जीक्यूटिव लेता हूँ तो मेरे उस स्टूडेंट का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है प्रेसिडेंट। वर्ड का मतलब नहीं, मतलब इसमें क्या क्या आता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैं बोलूंगा भी लिखूंगा भी। तीसरा आता है आपके प्राइम मिनिस्टर। अच्छा मुझे इसको एक क्वेश्चन जवाब दो, जब क्वेश्चन मैं पूछूंगा जवाब मैं दूंगा, क्योंकि वीडियो में बना रहा हूँ इसलिए। लेकिन फिर मैं क्वेश्चन पूछ के थोड़ा खुश हो जाता हूँ, बच्चे को बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हैव यू हर्ड अबाउट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर? नाम सुना कभी आपने? हाँ, कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन मैंने उनका हाथ नीचे कर दिया, चुपचाप बैठ जाओ। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट इंडिया में सबसे पहले कब आई थी? एंड हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ, सॉरी, वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इससे पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नाम सुना आपने? भाई प्राइम मिनिस्टर तो होता है, इसे उप प्रधानमंत्री कहते हैं, कभी नाम सुना इसका? बच्चों हमारे देश में जब आज हम लोग आजाद हो रहे थे तो उस समय एक डिस्कशन बहुत तगड़ा था कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन होंगे। 100% डिसाइड था कि नेहरू जी होंगे, लेकिन उसके पैरेलल हमारे देश में एक नेता और थे। अब मुझे उनके व्यक्तिगत कारणों पर पता नहीं क्या कारण रहे कि वो पर्सन देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, नेहरू जी बने। खैर कोई बने, दोनों अच्छे थे। नेहरू जी बने तो भी अच्छे, वो बने तो भी अच्छे थे। लेकिन उस वक्त डॉक्टर सरदार पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया, बहुत फेमस और बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी जाने जाते हैं वो। जब नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडिया में तो पटेल साहब को उनके बराबर पोस्ट देनी थी। तो कांग्रेस ने और ये जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पटेल साहब का ओहदा, पटेल साहब का स्टेटस कम नहीं है नेहरू जी से, ठीक है, क्योंकि उनकी अच्छा दोनों की अपनी अपनी योग्यता थी, अपनी अपनी कैलिबर था। तो पटेल साहब को हमने फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाया। ये बच्चों आप सब याद रखना। एंड ही वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और होम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने जो सबसे हिस्टोरिकल काम किए आपके, वो काम किए इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे देश में जो प्रिंसेस स्टेट थे उनके डिस्प्यूट को उन्होंने सोल्व किया। आज लाइट का मतलब लाइट जला देगा तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो पीएम पोस्ट की बात करते हैं, फिर डेप्यूटी पीएम आ गया, फिर वाइस प्रेसिडेंट आ गया, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट साहब की तरह आगे, फिर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसमें 3 कैटेगरी होती है, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर, ये 3 तरह की पोस्ट हो गई। चलो लाइट आ गई, अच्छी बात है। तो अब मेरे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि हु इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट। पहले तो मैं बता दूं आपको कि इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट साहब ऐसे पोस्ट पे होते हैं जो एक साथ 2 पोस्टों पे काम करते हैं। और मेरे स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब उसकी 9th क्लास 0 है, 9th क्लास में कुछ नहीं करा, घर पे हमारे ऑनलाइन पे वीडियो देखे उसके बिल्कुल आगे।
जब तुम सारे बच्चे देखते हो, तुम सारे बच्चों ने ऐसा बेवकूफ बनाया है अपने पेरेंट्स को। इधर तो ऐसा टीवी क्लास चल रही है और मैं देखता था कि मैं भी एक टीचर हूँ, हम चिल्लाए जा रहे बच्चों को, अरे बच्चों यस काइंडली रिप्लाई, और बच्चे ऐसे हो रहे हैं जैसे बस शंकर भगवान की तरह सो रहे हैं, मस्त हो गए, पूरे संसार को देख रहे हैं। और इसका नुकसान लेकिन बच्चों को हुआ है, बच्चे भी मान नहीं रहे। स्पेशली 6, 7, 8 के बच्चे तो इतने डिस्ट्रैक्ट हुए हैं कि 10th वाला बच्चा जो है वो तो डरा हुआ है बेचारा कि क्या करो, बोर्ड देना पड़ेगा। स्कूल में मास्टर जी दिमाग खाते हैं, घर जाते उनकी जो परम पावर शक्ति माँ दुर्गा के अलग अलग रूप घर में अवेलेबल है। कोई माँ दुर्गा अपने हाथ में झाड़ू रखती है, कोई चप्पल रखती है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है ना, और ये सटिंग मारती है मालूम है। तो 10th क्लास का बच्चा डरा हुआ है, नहीं जो 8 के बच्चे हैं ना, जो 7 के बच्चे हैं, भाई साहब जय श्री राम, वो क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, वो पढ़ना भी चाहते नहीं चाहते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं रोज ये एक्सपीरियंस लेके आता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ, और लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बच्चों की जिंदगी में आपका पेरेंट्स है सुबह शाम तक बढ़ता रहता है पैसे के लिए। और कहीं ना कहीं मैं मेरी दूसरी वीडियो में बात बोल रहा हूँ मैं कॉन्फिडेंस के साथ, कहीं ना कहीं पेरेंट्स के पेरेंटिंग में प्रॉब्लम हुई है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया बच्चों पे। बात की बात है, पेरेंट्स क्या सोचता है कि बच्चों को पैसे से खुशी दे सकते हैं। मैं इस टॉपिक के साथ मेरे मोटिवेशन टॉपिक पे भी आ गया, लेकिन सुनो, थोड़ा सुनना पड़ेगा तुम लोगों को, तुम सारे डिस्ट्रक्टिव हो रहे हो सारे बच्चे। पेरेंट्स सोचता है कि मैं मेरे बच्चों को कार ला दूं, बंगला ला दूं, मोबाइल ला दूं, ये ला दूं, मेरा बच्चा खुश हो जाएगा। बच्चा तो मतलब ही होता है, बच्चा मतलब ही होता है। ये पेरेंट्स आप ही सुन लो, मैं आपको पढ़ा नहीं ना, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आप मुझसे ज्ञानी विद्वान हो गए सारे सारे, लेकिन आपने अपने स्टेटस को लेकर ही लगा दिया कि अगर मेरे बच्चे के पास सारी सुविधाएं हैं तो मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हो गया। नहीं, तुम सबसे ज्यादा लूजर पर्सन हो चुके हो। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बिजनेसमैन 1 रुपए का मुनाफा घाटा नहीं खाता, लॉस नहीं खाता, और खाना भी नहीं चाहिए, बिजनेस कर रहा है। लेकिन मैं बिजनेसमैन से क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपका बच्चा कहीं भी पढ़ रहा हो, अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है और फेल हो जाता है तो कितना नुकसान हो गया। अगर हम आज के एकेडमिक साइंस की बात करें तो कम से कम 50-60 हज़ार का नुकसान हो गया। बिजनेस में वो बिजनेसमैन 1 रुपए का बर्दाश्त नहीं करता नुकसान। मैंने कहा भाई, मैं मान लो किसी बिजनेसमैन की शॉप पे पेन लेने गया, मैंने कहा साहब पेन कितने का? 100 रुपये पेन है। मैं कहा 95 में ले लोगे क्या? नहीं, वो 5 रुपए के चक्कर में मुझे पेन नहीं देता, जो कि सही है, बिजनेस कर रहा है ना, वो मुनाफा तो कमाएगा। लेकिन वो नहीं, वो ये नहीं देखता, सब नहीं, कुछ के साथ ऐसा होता है कि यहाँ तो मैंने 5 रुपये अपने बचा लिए, 5 रुपये कर लिए, लेकिन अगर मैं अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहा तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। ये मैं इसलिए ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आज की तारीख में मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उन बच्चों को मुझे कुछ बच्चे से पूछ तो फादर क्या करते हैं, बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन के तौर पर वो इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं कौन सी बड़ी विरासत को मिलने वाली है। गलत बात है ये, क्योंकि अगर आपके पिताजी ने कोई बिजनेस खड़ा किया है तो उनसे जाकर पूछ लो कि उन्होंने उसके लिए कितनी मेहनत करी है। तो कम से कम टीचर की मेहनत तो छोड़ो, अपने माँ बाप की मेहनत की तो कदर करो। मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्लास में मस्ती करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, नॉनसेंस क्रिएट करते रहते हैं बच्चे। गलत बात है जी, कोई भी बिजनेसमैन बिना मेहनत के बिजनेस एम्पायर खड़ा नहीं करता, ध्यान रखना। ये मैं बच्चों को समझा रहा हूँ, जो बच्चे बिजनेसमैन के तौर पर बहुत प्राउड फील करते हैं। आज तुम्हारे पिताजी तुम्हें मर्सिडीज देते हैं, ड्राइवर देते हैं, क्या बेटा घूम गया, उससे पूछना पिताजी से कि उस मर्सिडीज को अर्न करने के लिए, BMW को कमाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने कितना वक्त जाहिर किया है। समझो इन चीजों को, तुम्हारा माँ बाप नहीं बोलेगा सीधा सीधा, और सीधा सीधा मैं भी नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम्हारा वक्त आजकल तुम रियलाइज करो इस चीज को। मर्सिडीज और BMW, बड़े बंगले, बड़ी गाड़ी, फॉरेन टूर ऐसे नहीं हो जाते। 10-10, 20 हज़ार के तुम घड़े पहनते हो, बिगाड़ते हो पैसे माँ बाप का। अरे कम से कम एक स्ट्रॉन्ग और एक अच्छे बच्चे तो बनो। चलो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया इसलिए मैंने बोल दिया, लेकिन मेरे कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि तुम भाई तुम्हारे पास पैसा है, पैसा बिगाड़ो, मेरा क्या जाएगा। लेकिन मुझे दुख होता है कि जिस काम के लिए तुम अपने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में जाते हो, वो काम तो पूरा करो। करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करते बच्चे। ये मैं टॉपिक से हट करेंगे, सही बात है बिल्कुल। जिस चीज की फीस देते हो तुम लोग, उस फीस को वसूल करना नहीं आ रहा तुम, फिर तुम कहते हो यार बिजनेसमैन, हम बिजनेसमैन के बच्चे। अरे पापा जी के पास 2 मिनट बैठ जाओ, बिजनेस के नियम समझ आ जाएंगे।
तो चलो मेरा क्वेश्चन था वाइस प्रेसिडेंट कैसे नियुक्त होता है, सारा गुस्सा उस पर लगेगा, मैंने वीडियो में निकाल दिया। The vice president is only the post who work at time on two post। एक आदमी दो पोस्ट पे काम करता है। आपका क्वेश्चन था वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा। The same process, single transferable voting system applied in favor of election of vice president of India, and he won as the vice president of India as well as chairperson of Rajya Sabha। नोट कर लो जी, राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है कौन, वाइस प्रेसिडेंट। अब कोई देखो एनटीसी में आगे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैंने टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ये 11th वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। 11th के सिविक्स में शायद फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में टॉपिक है, और ये टॉपिक तो ऐसा है कि अगर आरएस आईएएस के बच्चे हैं, मैं उनके लिए उतने लेवल का पढ़ाने लायक आदमी नहीं हूँ, मैं थोड़ी नॉलेज कम रखता हूँ मैं, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, क्योंकि हर कंपटीशन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, प्रेसिडेंट, इनके बारे में क्वेश्चन तो आते ही हैं, 100% आते हैं। तो दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर ईच एंड एवरीवन, सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है ये, जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को समझना चाहते हैं। और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में मेरा मानना है कि आपके हर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। मैं भी एनटीएससी वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो एनटीएससी में टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे हम लोग। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। यहाँ पर मैंने एक बात बोली है, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, पर यहाँ पर मैं एक गलती कर बैठा, लेकिन आपने मेरी गलती नहीं पकड़ी। Each and every time you should very clear कि सर मेंबर कौन से, इलेक्टेड या होल मेंबर। सुनो, लोकसभा है 543 मेंबर्स, ये सब जानते हैं, +2 भी कहते हैं इसको। 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन मेंबर कभी वोट नहीं डालते, ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ना वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये बात बच्चों नोट कर लो, ये सिंपल क्वेश्चन है, बट एनटीसी क्वेश्चन है। सेकंड, राज्यसभा की स्टेट्स में कितनी है, 245, इलेक्टेड कितने होते हैं, 233 + 12। These 12 members in राज्यसभा nominated by the Indian President। तो इसका मतलब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कौन वोटिंग करेगा। अब यहाँ पे मेरी बात मत पकड़ना सर, आपने अगली बात बोली है, मेरा फोकस अभी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे है। मुझे मालूम है बच्चे, जो मेरा वीडियो देखने वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर। तो सुनो, अभी मैं, प्यारे बच्चों सुन लो, मैं अभी प्रेसिडेंट की इलेक्शंस का बात नहीं कर रहा, मैं वाइस प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। तो दीज इलेक्टेड मेंबर्स एंड दीज इलेक्टेड मेंबर्स कास्ट द वोट इन फेवर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट साहब राज्यसभा के चेयरपर्सन भी हो गए, और वाइस प्रेसिडेंट साहब जो है वाइस प्रेसिडेंट भी हो गए। अब एक क्वेश्चन आता है, सर वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी कितनी मिलती है, इसका टेन्योर क्या होता है। बच्चों सुनो, राज्यसभा के मेंबर, ये किसी से टेन्योर क्वेश्चन है, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर होता है 6 ईयर। आफ्टर 2 ईयर 1/3 मेंबर नहीं आते, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है उनका टेन्योर कितना होगा, 5 साल होगा, उनका 6 साल नहीं होगा। और राज्यसभा जो हाउस है, आपने पढ़ा होगा, टीचर से बताया होगा आप लोगों को, राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। राज्यसभा कभी पूरा डिसॉल्व नहीं होती है, डिसॉल्व को हिंदी में कहते हैं भंग होना। हर 2 साल बाद 1/3 या कंफ्यूजन मुझे 1/3 शायद 1/3 मेंबर नए आते रहते हैं। इसमें कोई करेक्शन होगा तो कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो इस तरह से मैं वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक था, क्या टॉपिक था आज का? आज का टॉपिक है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। क्योंकि पीछे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, इस चक्कर में मैंने आपको ज्ञान भी दे दिया। और मेरे ज्ञान का हमेशा एक ही कंसेप्ट है बच्चों, अपने माता पिता की इज्जत करो, उनकी बात मानो, उनको समझो। वो आपको कुछ नहीं कहते, ये बात लगे हम टीचर्स को भी कुछ नहीं कहते आजकल। अब मैं तो ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूँ जो टीनेजर होते हैं, और टीनेजर सबसे खतरनाक बच्चे होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर वो अच्छे हैं तो उनसे बढ़िया बच्चे कोई नहीं होते, और अगर वो सेल्फिश हैं तो सबसे खतरनाक होते हैं। और याद रखो मेरे वीडियो देखने वालों, टीचिंग में सबसे हार्ड होता है टीनेजर को पढ़ाना। 11th-12th पढ़ाना बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता, टीचर को क्लास में नॉलेज है। बच्चे को 11th-12th तक आते हैं तो बच्चा टीचर मैच्योर हो जाता है, वो टीचर की नॉलेज को चेक करता है, चाहे वो आईटी वाला बच्चा हो, चाहे वो आर्ट्स वाला हो, चाहे कॉमर्स वाला हो। और टीचर के पास नॉलेज है तो टीचर को बच्चों दोनों क्लास में मजा आता है जबरदस्त। ये जो टीनेजर एज है, ये सबसे खतरनाक एज है, जिसको बदतमीजी में मैं पढ़ाता हूँ 8 to 10। इसमें तरह तरह के दिमाग चलते हैं।
तरह तरह के दिमाग चलते हैं। कुछ के दिमाग केवल पढ़ाई में चलते हैं, कुछ दिमाग पढ़ाई के अलावा डैश डैश। मैं डैश डैश बोल रहा हूँ, इसके आगे मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, बच्चे समझ चुके हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये गलत चीज है, पढ़ने की उम्र है यार। तुम्हारे माता पिता कहाँ जाते हैं सुबह सुबह? सब ऑफिस जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं। वो अपना काम करने चले गए ना, तुम भी अपना काम करने आ गए ना, तो अपना काम करो ना। इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूमना घूमना घूमना, पढ़ना कुछ नहीं है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे वर्किंग ऑन द सिचुएशन एग्जीक्यूटिव। मैं आज एग्जीक्यूटिव के बहुत अच्छा वीडियो बनेगा इस पे, बहुत अच्छा लेक्चर है। एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं? जनरली एग्जीक्यूटिव वर्ड इज रिलेटेड टू पर्सन और कम्युनिटी और सोसाइटी हु एग्जीक्यूट द पॉलिसी, जो पॉलिसीज को, नियमों को लागू करने का अधिकारी होता है। आप जब बड़े हो जाएंगे, जब हम नौकरी पे जाएंगे, अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, तो आपको कहा जाएगा कि XYZ इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ फला फला कंपनी। तो चीफ एग्जीक्यूटिव को हिंदी में कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसका मतलब ऑल द मेजर डिसीजन कैन बी टेकन बाय हिमसेल्फ। जैसे एग्जांपल के लिए आपने जानते हो कि गूगल के जो सीईओ है वो हिंदुस्तानी है, वो गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। यानी गूगल में उसके अलावा गूगल कंपनी जिसकी होगी, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, कम पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा सा मैं, तो वो जो सीईओ है उसके अलावा और कौन आदमी होगा पता नहीं, लेकिन सुंदर पिचौड़ी जो गूगल के जो सीईओ है उनके ऊपर मेरे ख्याल से वर्ल्ड में उनका मालिक ही होगा या कोई बॉडी होगी, पता नहीं मुझे, बट ही इज अ पर्सन हु कैन टेक ऑल द मेजर डिसीजन इन फेवर ऑफ द गूगल कंपनी। ये बहुत बहुत बड़ी पोस्ट है। और मैंने कहीं, मुझे ध्यान भी नहीं उनका पर ईयर पैकेज कितना है, लेकिन कहते हैं पैकेज उनका इतना है कि छोटी बड़ी 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 कंपनियों के टर्नओवर जितना पैकेज है उनका। ये जो सक्सेसफुल पर्सन है, सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था, इसके लिए यूट्यूब पे कभी उनका इंटरव्यू देखना, बहुत मजेदार इंटरव्यू, बहुत मजेदार इंसान भी है वो। चलिए, तो एग्जीक्यूटिव की बात मैं कर रहा था, एग्जीक्यूटिव हु एग्जीक्यूट द पॉलिसी। अब एग्जीक्यूटिव, अब कहने का कि मैं जब बचपन में मैं छोटा ही था, कहने का मतलब कि जब मैं जस्ट पढ़ाई करी थी मैंने, तो अखबार में मुझे ऐड आते थे, एग्जीक्यूटिव रिक्वायर्स एग्जीक्यूटिव। तो उस एग्जीक्यूटिव वर्ड को बोलते थे नहीं, और आज तक एग्जीक्यूटिव किसको बोल देते? यू आर एग्जीक्यूटिव। अरे भाई, एग्जीक्यूटिव पोस्ट का मतलब तो समझो, उसका मतलब क्या है, उसकी पावर क्या है, उसका रोल क्या है। कोई भी अपने आप कहता है आई एम एग्जीक्यूटिव। क्या तुम पॉलिसी बना सकते हो? क्या तुम पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हर छोटे मोटे कर्मचारी बोल देते हैं एग्जीक्यूटिव। नहीं, ऐसा नहीं होता। एग्जीक्यूटिव बहुत बड़ी पोस्ट है, और इसे अगर हम बात करते हैं तो इसे कर सकते हैं सरकार। तो देश को चलाती कौन है? सरकार चलाती। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब हम लोग सरकार से लगा सकते हैं। अब जब सरकार की बात आती है तो सरकार में कार के अलावा सब कुछ आता है, सारी बड़े बड़े पावर सरकार के पास आते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखा है कि इंडिया के 3 ऑर्गन होंगे गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, रैटिफिकेशन, शर्मिंदा और जुडिशियल, 3 ऑर्गन है। तो पहला ऑर्गन कौन सा है? एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं ना, तो ये इसके अंदर मैं कुछ बातें लिखूंगा, कुछ पॉइंट लिखूंगा, और मेरे प्यारे बच्चों उन पॉइंट्स पे पूरा का पूरा चैप्टर है। अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा आपके, तो ये ऐसे टॉपिक्स आएंगे इसमें, ये टॉपिक्स पर MA, BA, IAS, RS, NTSC और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको NTSC को फोकस पे नहीं पढ़ा रहा है टॉपिक, मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कॉमन इंटरेस्ट में। तो इसमें जो पहले जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट साहब। अब तो मैडम आ गई। मुझे अमेरिका में एक चीज अच्छी लगती है, और मैं चाहता हूँ ये ट्रेंड हमारे इंडिया में चालू हो। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, मैं किसी को थोप नहीं रहा, मैं थोप सकता हूँ। अमेरिका में प्रेसिडेंट को बोलते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, मतलब मिस्टर वर्ड लगाते हैं। और ये वर्ड कभी आपने मूवी देखी हो, मैं आपको बहुत बार कह चुका, कई बच्चे मेरी बात मानते नहीं है। मैं किसी मूवी को प्रमोट नहीं कर रहा है यहाँ पर, लेकिन एक पिक्चर मैंने देखी थी बचपन में। बचपन मतलब फिर मेरा बचपन आ गया, मतलब तुम्हें 20-22 साल का हो गया था, तब मेरा बचपन था। आज 46 साल हो गया, कोई बात नहीं, वो बचपन ही होता है। एयर फोर्स 1, अगर किसी ने पिक्चर नहीं देखी देख लेना। मैं इस पिक्चर के बारे में थोड़ा छोटा सा मजाक करूंगा। मैं जब मूवी देख रहा था तो मुझे है ना ऐसा लग रहा था कि मुझे ना कहीं जाना पड़ेगा। अब कहीं जाना पड़ेगा इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं वहाँ गया नहीं, और मैं पूरी मूवी देखी मैंने। और मेरे जो मेमोरी में कुछ अच्छी मूवीज के नाम है, उनमें मैं एयर फोर्स 1 को भी शामिल करता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, जिन्होंने नहीं देखी एयर फोर्स 1,
मैं छोटा सा आपको नॉलेज दे दूं, एयरफोर्स वन जो है वो उस प्लेन का नाम है जिसमें यूएस प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिशियल विजिट करता है, यानी यूएस प्रेसिडेंट एयरफोर्स वन में ही घूमता है। और कहते हैं वो कितने करोड़ का प्लेन है मुझे पता नहीं है, कहीं पढ़ा था भूल गया मैं, लेकिन वो हाई सिक्योरिटी प्लेन है, यानी कि धरती से मिसाइल भी दागे ना वो भी उस प्लेन पर असर नहीं करती, यानी यूएस प्रेसिडेंट सिक्योरिटी में जाता है वो। तो उसका जो मेन वर्ड मैंने उस पिक्चर में ये डाला, बहुत बार आया था मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट। इस वर्ड को तुमने सोच के मैंने क्या फील करा कि प्रेसिडेंट वहां पर बड़ी पावरफुल चीज है, हम सब जानते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के टच में कॉमन आदमी है, प्रेसिडेंट भी कॉमन आदमी की तरह घूमता है, सिक्योरिटी के साथ घूमता है। लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट कहकर आप उन्हें एड्रेस कर सकते हैं और आप उनसे बात कर सकते हैं अगर इंपॉर्टेंट रीजन है तो वो ठीक है, सिक्योरिटी मेजर्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे वो। तो ये जो ट्रेंड आया उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में भी एक ट्रेंड आया मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हो यार, आफ्टर ऑल इनको इलेक्ट तो हम लोग ही करते हैं। अब मेरी बात पकड़ना मत यहाँ पर सर, कई बच्चे मेरी बात पकड़ेंगे यहाँ पर, सर प्रेसिडेंट को हम थोड़ी इलेक्ट करते हैं। अरे बच्चों, द इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्ट, मैं बाद में बता देता हूँ आपको। इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज एंड इलेक्टोरल कॉलेज इक्वल्स टू, मैं इसका फॉर्मूला बना लिया मैंने, इलेक्टोरल मैं लिखूंगा अभी पर सुन लो, इलेक्टोरल कॉलेज इक्वल्स टू इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटीज यूनियन टेरिटरी कहते हैं प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज। ये सब मिलकर इंडियन प्रेसिडेंट को चुनते हैं। यहाँ पर एक चीज नोट करिए आपने, इसी को बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं। मैंने यहाँ पर इलेक्टेड वर्ड यूज किया है मेंबर्स के साथ, मैंने यहाँ पर मेंबर्स नहीं बोला है। अब एमपीएससी का एग्जाम देते समय, कंपटीशन का एग्जाम देते समय कई बच्चे अरे यार ये तो वही सेंटेंस आ गया जो मैंने पढ़ा था, टिक तो मान जाए अरे यार गलती कर दी, इलेक्टेड वर्ड लिखा था यहाँ पर, मैं तो उसको टिक करके आ गया। अब क्या होता है, अब यही करते रहो, हे माँ माता जी जेठालाल, कुछ नहीं हो सकता। अब वो दया तो सीरियल में डांस कर लेती है, हम यहाँ पे डांस करेंगे, मैं वीडियो बना रहा हूँ डांस कर लोग डांस कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो प्रेसिडेंट साहब के बारे में हम पढ़ेंगे, इंडियन प्रेसिडेंट। इंडियन प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द नेशन, ये चीज दिमाग में सेट कर लो सारे बच्चे जो इस साल एमपीएससी दे रहे हैं, क्योंकि हेड ऑफ द नेशन इसे कहते हैं राष्ट्राध्यक्ष। मैं नेशन बोल रहा हूँ, याद रखना, नेशन राष्ट्राध्यक्ष। और आप देखिए कभी हमारे पब्लिक जो फेस्टिवल्स होते हैं, आप ये 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, वो जो भी समारोह राष्ट्रपति भवन होते हैं, राष्ट्रपति महोदय के लिए एक स्पेशल चेयर होती है, दैट इज अ ऑनर। क्योंकि बच्चों हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स से ठीक है हम कमेंट करते कोई बात नहीं है, लेकिन इंडियन पर कमेंट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, ये कानूनी तौर पर एक क्राइम माना जाता है। आप प्रेसिडेंट पर पोस्ट पे होते हुए कोई कमेंट नहीं कर सकते जो भी डिग्निटी को हर्ट करता हो, आपके लिए सजा के प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में कर रखे हैं, इसलिए ऐसी गलतियां कभी मत करना। इंडियन प्रेसिडेंट देश का राजा बराबर है, राजा नहीं है, क्योंकि राजा बढ़ा दे तो फिर मेरी आप बात पकड़ लोगे, सर राजा नहीं है वो, राजा होता तो हेरिडिटरी पोस्ट होती। इसलिए बच्चों हमने यूके के सिस्टम को फॉलो करने के बाद भी हमने इंडियन प्रेसिडेंट को इलेक्ट करवाने का सिस्टम फॉलो किया, क्योंकि हम जो वंशवाद पद्धति है, ये बीच में आवाज कर रहे पीछे बच्ची खाना खा के नहीं आएगा आज आप लोग, तो इंडियन प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो हेरिडिटरी पोस्ट ना करके हमने उसको इलेक्टेड किया है। पहले आदरणीय रामनाथ कोविंद साहब थे, अब द्रौपदी मुर्मू मैडम है, तो ये सब इलेक्टेड मेंबर्स हैं। तो प्रेसिडेंट की बात कर रहा था, अब आदि प्रेसिडेंट बन कौन सकता है। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। मैं जब बचपन में छोटा था, अब वाकई में छोटा था, मतलब वाकई में जब मैं तुम्हारे तरह नबी तस्वीर पढ़ा करता था, तो एक कैंडिडेट थे, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर क्योंकि मैं समझता हूँ कि नाम लेना थोड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन जो समझदार है वो समझ जाएंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं कि इससे ऑनलाइन वीडियो बनाने की गरिमा कितनी होती है, कितने से रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन मैं किसी का ऑफिस में करना पसंद नहीं करता। तो एक पर्सन थे, उन पर्सन को आप नेट पर सर्च करना, उन पर्सन को ये मालूम था कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, बट वो हर बार प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते थे। ये मैं चीज इसलिए बता रहा हूं कि इसलिए क्वेश्चन है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। मैं मेरे पापा से पूछता था, पापा यार मैं तो जब मैं 20 साल का हो गया तो समझदार तो हो गया होगा थोड़ा सा, पापा यार मैंने 12th क्लास में था
तभी मैंने नाम सुना। मैं कॉलेज क्लियर करने वाला हूँ, 5 साल हो गए, तो कॉलेज के बीच में तभी भी एक चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव हारते हैं। तो मेरे पापा हंस के बोले कि हर बार चुनाव में खड़े होते हैं और हारते हैं। लेकिन इस चीज को लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक गवर्नमेंट में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में एक डिस्कशन हुआ कि यार इंडियन प्रेसिडेंट पोस्ट की कोई डिग्निटी होती है, ये थोड़ी कि भाई हर जो आदमी आएगा चुनाव लड़ने का। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हमारे देश में एक खास बात है बच्चों, each and every person is very aware about his and her rights। आज एक छोटे बच्चों को क्लास में बोलते ना कुछ, तो पहले वो हमें आग दिखा देता है, मेरा अधिकार नहीं पता आपको सर। हाँ भाई, अधिकार आजकल तुम्हारे हो गए बच्चों के, हमारे तो अधिकार ही नहीं है। सही बात है ना? लेकिन मेरी प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ, एक बात ध्यान रखना, जितने बच्चे इस समय 15-16 साल की उम्र के हैं, उन सबके पिताजी माताजी चाहे सही कारण से या गलती कारण से, कभी जाने में कभी अनजाने में, इंक्लूडिंग मुझे भी, टीचर से पिटे हुए हैं। ये आप घर जाके चुपचाप पूछ लेना, मम्मी के सामने मत पूछना, तो पापा की सर जाएगी, पापा के सामने मम्मी के बारे में मत पूछना, तो घर में लड़ाई हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी मम्मी अपनी सजा खाई हुई है। हम तो बचपन में ऐसे बैग करके खड़े होते थे, आजकल तो ये मानसिक प्रताड़ना होगी, शारीरिक प्रताड़ना होगी, बालों का शोषण हो गया, बहुत बड़ा शोषण हो गया, इतना बड़ा शोषण हो गया कि बच्चे पता नहीं हर रात हमारा शोषण कर दिया। दिस इज एक्सप्लॉयटेशन। क्या अब तो कानून ने भी नियम बना ली, तो मेरे जैसा टीचर तो किसी को पनिशमेंट देना पसंद नहीं करता। लेकिन हाँ, इतना जरूर चाहता हूँ कि पनिशमेंट दिए बिना ही बच्चे काम कर लें। मैं भी नहीं मानता पनिशमेंट जरूरी है, लेकिन बच्चों एक सिंपल सी बात है कि थोड़ी बहुत सावन भादों में कभी कभी थोड़ी बहुत तो चाबुक लगी जानी चाहिए। हर किसी की नहीं, गर्ल्स चाइल्ड को मारना पसंद नहीं करते, इसको मैं कोई नहीं मारता हूँ। हाँ, लेकिन ये बात पक्की, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन के बच्चे बोलते होंगे सर आपने हमारे को धरती दो है बच्चे के, और गर्ल चाइल्ड बोलते नहीं। अब देखो उसका अलग मैटर, बहुत सारे अधिकार बन गए, मैं किसी विवाद में फंसना नहीं चाहता, इसलिए हम उनको ये कहते हैं बच्चे समझ जाओ, इसके सिवा आप बोल नहीं सकते, बात बच्चे जानते हैं। तो मेरा क्वेश्चन थे मम्मियों, मैं ऐसा ही मम्मियों से इवेंट करता हूँ, स्कूल में कभी कभी या कोचिंग में कभी कोई छोटी मोटी डांट पड़ जाए आपके बच्चों को, तो पहले पूरी तहकीकात करें डांट किस मुद्दे पर पड़ी है, और फिर उसका बखान करें बड़ा सारा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि थोड़ी बहुत लगती रहनी चाहिए। मेरी खुद की बच्ची है और वो मेरी बच्ची मुझे, मैं तो उसके बच्ची बड़ी हो गई 12th में, मैं उसको मारता कुछ नहीं करता, लेकिन वो अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी जरा कभी 10-15 दिन में तो थोड़ा सा ऐसा मसालादार कुछ पड़ता नहीं ना, तो मेरी पढ़ाई में एनर्जी नहीं आती। और ये सही है, एक करंट आता है। मम्मी जब किचन से बोले मैं देख रही हूँ तू क्या कर रहा है, भाई साहब इतने में पूरे क्लास में हलचल हो जाती है, पूरे घर में हलचल हो जाती है। और बच्चा जो किताब के मोबाइल दबा के बैठा हुआ है, वो उसका मोबाइल नीचे से किताब से गिरता है और आवाज आती है, हाँ मैं देख रही हूँ मोबाइल गिरा दिया तूने। फिर बच्चा बड़े इज्जत के साथ झूठ बोलता है मम्मी से, नहीं मम्मी वो तो किताब गिरी थी। बेटा आपकी माँ है वो, उसने आपको जन्म दिया है, वो आपसे बेटर जानती है कि मोबाइल गिराया है तूने या तूने बर्तन गिराया है या किताब गिराया है। चलो एक टॉपिक ऐसा थोड़ा मोटिवेशन की बातें भी करता जा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि अच्छे हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को। चलिए, तो प्रेसिडेंट साहब की बात कर रहे थे। इंडियन प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब क्वेश्चन कोई बच्चे पूछते हैं कई बार, सर प्राइम मिनिस्टर बड़ा या प्रेसिडेंट बड़ा? मैं यहाँ पर आपको क्लियर देता हूँ, इंडिया में 2 पोस्ट है, एक है राष्ट्राध्यक्ष द हेड ऑफ द नेशन, एक है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो इंडियन प्रेसिडेंट साहब की ड्यूटी अलग चीज है, उनके काम अलग है, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर अलग है। लेकिन अगर आप बड़े की बात करोगे तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सी बात कहता हूँ आपको कि इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब इट इज ड्यूटी ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किसने किया? प्रेसिडेंट ने किया प्राइम मिनिस्टर को। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट जब प्रेसिडेंट ने किया तो प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल, प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल हो गया ना, हेड ऑफ द नेशन है वो। लेकिन फिर जब आप प्रैक्टिकली देखते हो सर पावर तो मेनली प्राइम मिनिस्टर यूज करता है। बच्चों इसका रीजन है कि
प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ये शासनाध्यक्ष, शासन का अध्यक्ष है, वो राष्ट्र का अध्यक्ष है। और राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता, राष्ट्र है तो हम भी हैं, ये बात समझ लो, ज्ञान की बात। तो इंडियन प्रेसिडेंट की मैं बात कर रहा था, इसमें इंडियन प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, ये मैं बात कर रहा था। तो हुआ, मैं आप बता दूं कि एक पर्सन हर बार चुनाव में खड़ा होता हार जाता है, तो उस चीज को लेकर अमेंडमेंट हुआ। मेरे ख्याल से जहां तक मैं जानता हूँ, अभी मैं गलती नहीं बताऊंगा शायद, ये अमेंडमेंट 1994 या 5 में हुआ था, और 91 अमेंडमेंट है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा कि अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद कहा कि अब पहले हम कहते हैं बच्चों आप भी भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। मैं आज की तारीख में इस बात से संबंध नहीं रखता हूँ, क्योंकि इंडियन प्रेसिडेंट बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, एक पर्सन, पहली बात तो ये कि एज, तो आप में से किसी लड़के की या लड़की की बच्चे की एज अभी 35 नहीं है, तो अभी तो आप चुपचाप बैठ जाओ। अभी आप 15 साल के होंगे, 15 और 15 30, मतलब अभी 20 साल के आपके पास है। 20 साल बाद अगर आपकी इच्छा हो तो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने की सोचना, तो उसके बाद कंडीशन मैं बता रहा हूँ, वो कंडीशन हर आदमी फुलफिल नहीं कर पाता। इंडियन सिटीजन होने चाहिए तो सब जानते हैं, बैंक में रजिस्टर नहीं होना चाहिए भी सब जानते हैं, एंड यू शुड नॉट बी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। आप किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए, इसका सिंपल सा मतलब ये है, यानी कहीं से आपको वेतन नहीं मिलना चाहिए। बट इन केस आप कहें सर मैं तो अभी एमपी हूँ, मैं तो एमएलए हूँ, मैं तो सरपंच हूँ, लेकिन मेरी 35 साल है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, आप चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, लेकिन आपको पहले उस पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। और अगर आप किसी पार्टी से संबंधित है तो भी आपको रिजाइन करना पड़ेगा। यानी इंडियन प्रेसिडेंट को मानते हैं कि निष्पक्ष होना चाहिए, किसी पार्टी का कैंडिडेट होना चाहिए, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, समझ लो। अब आप कहेंगे सर अभी जो प्रेसिडेंट साहब बनी, मैडम बनी हमारी, उसको तो बीजेपी पार्टी ने उसको फेवर किया था, फेवर कर सकते हैं, बट हमारी आदरणीय प्रेसिडेंट मैडम जो है द्रौपदी मुर्मू, वो अभी किसी पार्टी की नहीं थी जब उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा था, ये बात याद रखिए। हम समर्थन कर सकते हैं, हम भी समर्थन कर सकते हैं, हम चुनाव में वोट देने नहीं जा रहे, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम समर्थन कर सकते हैं कि साहब मैं इस जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है उनका समर्थन करता हूँ, उनके टीचर को मैं सपोर्ट करता हूँ, कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहीं भी मैं किसी पार्टी को तो समर्थन कर सकता हूँ, लेकिन वो जो कैंडिडेट है वो मेरी पार्टी का नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती होती है। बच्चे पूछते हैं कि प्रेसिडेंट, किसी बच्चे से पूछ लो भाई द्रौपदी मुर्मू मैडम जो है प्रेसिडेंट है, किस पार्टी की थी वो, सर वो बीजेपी की थी। भैया बीजेपी की हो ही नहीं सकती, वो किसी पार्टी की नहीं थी। अगर कभी बीजेपी मेंबर रही होंगी तो उन्होंने रिजाइन किया होगा, इलेक्शन कमीशन था कि मैं किसी पार्टी की मेंबर नहीं हूँ। हमारे एक बहुत सम्मानित प्रेसिडेंट हुए हैं देश में, उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, वैसे तो सब इज्जत करते हैं, लेकिन अब उनके बारे में कोई हम जानते हैं कि वो मेरे समय में उससे बड़े थे जब मैं थोड़ा समझदार हो गया था। अभी पूरा समझदार तो नहीं, ज्ञानी लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। उनका नाम है प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी के बारे में तो बच्चे जानते हैं, वो कांग्रेस में थे, देश के वित्त मंत्री भी रहे, उन्हें हम प्रणब दा भी कहते हैं, बंगाली है और बहुत सम्मान और इज्जत उनका देश में, हम सभी भी इज्जत करते हैं, उनकी बहुत नॉलेजेबल पर्सन थी वो। तो वो जो प्रेसिडेंट बने उसके पहले वो कांग्रेस के मेंबर थे, उन्होंने कांग्रेस की रेगुलर और परमानेंट मेंबरशिप से इस्तीफा दिया था, तो वो कैंडिडेट कहलाए। तो ये बात आप सब समझ लो। तो 35 साल की एज हो गई आपकी, आप हिंदुस्तानी है, ये सबसे गर्व की बात है हमारे सबके लिए। मुझे तो बहुत गर्व है, मैं इंडियन हूँ, मुझे बहुत गर्व है, आई लव माय इंडिया, ठीक है। तो ये आपके 35 साल की एज हो गई, इंडियन आप होना चाहिए, पाकिस्तान कोई मेंटल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सेकंड थिंग, यानी हेल्थ आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और आप किसी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होने चाहिए। अब ये सब बातें हुई। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने भी कानून पढ़ा था, उस समय कॉलेज में पढ़ता था, तो मैंने कहा अरे यार मेरा तो सपना ही चूर हो गया, अब तो मैं प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता। क्या कर दिया उस कानून में, याद आ गया मुझे 1997 में वो लॉ आया था, जहाँ पे मैं सही हूँ, गलती हो तो कैसे कर दूंगा। इस लॉ के अकॉर्डिंग कर दिया, ए पर्सन who is going to become the candidate for the post of Indian President, the 50 members of Lok Sabha or Rajya Sabha should propose his and her name.
यानी अभी जो एमपी है, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, वो उस पर्सन के नाम का प्रपोजल रखे। मेरी बात समझ आ गई? यानी 50 मेंबर लोकसभा राज्यसभा में से मेरे नाम का प्रपोजल रखे कि हाँ ये जो मास्टर जी खड़े हैं अभी, वैसे तो इंडियन प्रेसिडेंट बनने लायक नहीं है, इंडियन प्रेसिडेंट बहुत महान आदमी होता है, क्वालिटी नहीं है, चलो फिर भी भावना की कदर करो, मैं सोचता हूँ ऐसा। तो 50 मेंबर चाहिए मुझे मेरे नाम का प्रपोजल रखने के लिए, प्रपोजल होने चाहिए, प्रपोजल। और 50 अदर्स मेंबर दोनों ओर से वो मेरे नाम को अप्रूव करेंगे। यानी कुल मिला के बच्चों 100 मेंबर चाहिए भाई साहब आपके नाम के ठप्पा लगाने के लिए कि हाँ ये एक कैंडिडेट हो सकते हैं। देखा आपने? अब यही बस यही मेरे सपना चूक हो गया कि मैं 46 साल का हो गया, 35 साल तो मुझे भी 11 साल हो गए, मैंने ख्वाब में मुझे मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। खैर फिर बाद में मैंने मेरे मन से बात करी, भैया आप टीचर भी अच्छे हैं, आप में कोई खास योग्यता भी नहीं है, वैसे बहुत ग्रेट पर्सन होते हैं, योग्यता अर्जित कीजिए, फिर कभी सोचिए। मैं नहीं कोई बात नहीं, कभी सोचेंगे नहीं। तो 100 मेंबर्स चाहिए, ये आपके एमपीएससी का, आरएस का, आईएएस का, 11th का, 12th का सब क्वेश्चन है भैया, ये बोर्ड में आते हैं, सीबीएसई हो चाहे राजस्थान बोर्ड हो, कहीं पे आते हैं। 1997 में आया था, अमेंडमेंट ध्यान में आ रहा, वो अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, मैं देख के नेट बताऊंगा, वैसे आप भी देख सकते हैं। देखा अब आया इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसेस। द इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सुनिए आप, जनरली मेरी एज 18 साल से ऊपर है, नेचुरल है, तो नहीं लगा तो फ्रेंड्स बोलो मेरे बाल बाल हो गया, तो मुझे कोई बात नहीं है, कहीं बहुत चिपका रखे मैंने, आ जाएंगे थोड़े बहुत, तो नहीं आएंगे कोई बात नहीं, भगवान ने चीज दिए उसे पहले भी। ये बच्चे बहुत बातें कर रहे हैं क्लास में आज, थोड़ा रुक जाए, चलो बच्चे थक गए, थोड़ा पानी पी लेते हैं, चलो ठीक है बच्चों भी कंटिन्यू करते, मैं पानी पी लेता हूँ। चलो बच्चों, तो मैं बात कर रहा था आपसे कि प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन की बात कर रहा था। तो इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इसका मतलब क्या होगा इसको बताने से पहले मैं आपको इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन सीएम के चुनाव के बारे में बताना चाहूंगा। बच्चों, जब कभी सीएम का चुनाव होता है, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, वो चुनाव होता है विधानसभा का चुनाव। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर अभी आपने बताया सीएम का इलेक्शन, फिर आप बोलते हो 2 मिनट बाद विधानसभा का चुनाव, फिर आप बोलते हो लोकसभा का चुनाव, फिर आप बोलते हो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव, फिर आप बोलते हो सरपंच का चुनाव, फिर आप बोलते हो सर क्या नाम से पंचायत समिति के चुनाव, फिर आप बोलते हो मेयर का चुनाव, फिर आप बोलते हो म्युनिसिपल चुनाव, फिर आप बोलते हो क्या नाम से उपचुनाव। कितने चुनाव होते हैं सर हिंदुस्तान में? अरे बच्चों, चुनावों से मत डरो, इतने चुनाव होते हैं, इसलिए इंडिया को बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का एक कंसेप्ट था, और यहाँ पर हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये सिस्टम दिया था कि हमारे देश में लोकल से लेकर हाई लेवल तक डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कंसेप्ट दिया था, उसको मैं बाद में समझाऊंगा, बहुत हाई लेवल की चीज़ है वो आप कॉलेज पढ़ेंगे, कभी आर्ट्स लेंगे। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इसका मतलब आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, मैं टॉपिक पर आता हूँ। तो इंडियन प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में अब इसका मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए, मैं आपको इतना मैं साफ बना नहीं पाऊंगा, भी कोशिश करता हूँ मैं बना पाऊँ। क्या होता है जब इंडियन प्रेसिडेंट के चुनाव में कि मान लीजिए तो रहे आपके कैंडिडेट्स के नेम, मान लीजिए एक्स को कैंडिडेट है, वाई को कैंडिडेट है, जेड को कैंडिडेट है और पी को कैंडिडेट, और ये तो रहे कैंडिडेट। लेकिन तो भाई साहब इस तरह में तो सुनेंगे, बचपन में माँ ने थप्पड़ मार देती तो मेरी राइट सुधर जाती, माँ ने थप्पड़ मारी नहीं, मेरी राइट सुधरेगी। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूँ, हैंड राइटिंग अच्छी लिखा करो, मेरी जो गंदी मत लिखा करो। देखते कितने बच्चे सुनते हैं, ये तो बोलेंगे ऐसे, तो सुधरेगी हमारी जान चलते हैं। चलिए, ये तो है कैंडिडेट। अब ये है वोटर है, वोटर नंबर 1। अब वोटर नंबर 1 क्या करता है यहाँ पर? अकॉर्डिंग जो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है,
याद रखना बच्चों, मैं बोल रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शंस को हम कहते हैं आम चुनाव। ये क्वेश्चन आते हैं जैसे आम चुनाव, लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, पूरे देश में चुनाव, ये सारे 1% में लागू होते हैं। वो है इलेक्शन ऑफ सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब वोटर नंबर 1 आया, ये किस पार्टी का है इससे कोई मतलब नहीं है। उस चुनाव में हम क्या करते हैं, हम एक वोट देके आते हैं। लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और मालूम है वोटर तो बहुत सारे जयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से बात कर रहा हूँ मैं। जयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में मान लीजिए 10 लोग MP के चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। मुझे तो मेरा पसंद आया पार्टी मेंबर, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे पार्टी को, मैंने उसके आगे बटन दबाया, बस मेरा वोट था, वोटिंग का काम पूरा हुआ एज ए वोटर खत्म। अगर मैं एक सब 4-5 जगह दबाऊंगा तो मेरा वोट कैंसिल हो जाएगा। पर इंडियन प्रेसिडेंट की इलेक्शंस की कहानी अलग है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वोटर नंबर में आपको एक दिख रहा है, ये यहाँ पर चॉइस देगा, वो सबको वोटर करेगा, जितने कैंडिडेट है उन सबको वोट करेगा और वो यहाँ पर सपोज को लिख देगा मेरी पहली चॉइस क्या है, Y है, सेकंड चॉइस मेरी Z है, थर्ड चॉइस मेरी X है और फोर्थ चॉइस मेरी P। चॉइस इस तरह से सारे वोटर वोट देते हैं। ये सारे वोट जो है अपने अपने स्टेट में होते हैं, वहां से फिर मतपेटियां जो है वो दिल्ली जाती हैं, जैसा अभी हुआ था। फिर हम काउंट करते हैं कि जो वाई कैंडिडेट है उसको कितने लोगों ने नंबर 1 प्रेफरेंस दी है। लेकिन इतने से काम नहीं चलता, जो टोटल वोट पड़े हैं इनके मिनिमम कोटा कहते हैं उसको, मिनिमम कोटा यानी अगर 200 वोट हैं तो 200 में से कम 101 वोट मिलने चाहिए। ये नहीं कि 200 में से आपको 4 वोट मिल गए और किसी को 1 मिले तो प्रश्न बन गए, नहीं भाई साहब। मिनिमम कोटा टोटल वोट का 50% से कम वोट नहीं मिलना चाहिए उस कैंडिडेट को जो चुनाव जीत रहा है। अभी अगर आपको ध्यान हो, मेरी मेमोरी सही हो तो द्रौपदी मुर्मू मैडम को मेरे ख्याल से 67% वोट मिले हैं, ज़्यादा मुझे ध्यान है, गलती हो गई तो क्षमा करना, अपडेट नहीं हूँ लेकिन मुझे ध्यान आता है 67% वोट मिले हैं, यानी मोर देन 50% मिल गए। और इससे द्रौपदी मुर्मू मैडम जो है हमारे देश की राष्ट्रपति बन गई। अगर ऐसा हो कि किसी भी कैंडिडेट को 50% से ऊपर 50% वोट नहीं मिले तो जिसको मिनिमम वोट मिले हैं, मान लो इस P कैंडिडेट को आगे लोगों ने वोट ही नहीं करा, तो इसके जो वोट है मिनिमम वोट वो उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे जो वोट जो जीत के नजदीक है। आई बात समझ, इसे कहते हैं वोटिंग ट्रांसफर। और ये वोटिंग ट्रांसफर जब तक चलता रहेगा जब तक कि किसी पर्सन को मिनिमम कोटा नहीं मिलता। ये टॉपिक बच्चों मैंने पढ़े थे जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है, पढ़ाने में मजा आता है। लेकिन वो इच्छा होती है जैसे किसी लड़की को फिजिक्स पसंद आती बहुत ज्यादा, आई लाइक फिजिक्स। अब फिजिक्स से नाम मैं सब्जेक्ट का यहाँ पर कुछ बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, साइंस वाले टीचर नाराज हो जाएंगे मुझसे, लेकिन ये मैं फिजिक्स से प्यार वो कर सकता है जो वाकई में फिजिक्स को समझता हो। भाई फिजिक्स की बुक है और बड़ी बड़ी बुक है, बड़े बड़े राइटर्स की बुक ले जाकर ऐसे दिखाना कि वी आर स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, इससे काम नहीं चलता मेरे भाइयों। फिजिक्स को पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, समझना पड़ता है। और ये बात पक्की है, जिसको फिजिक्स समझ आ गई वो भी चुटकियों में काम करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग और हार्ड सब्जेक्ट है फिजिक्स। मैं तो नहीं जानता फिजिक्स, लेकिन कभी कभी मैं मेरे दोस्तों से पूछते रहता हूँ, मैं गाड़ी इस स्पीड से चला रहा था, मैं ढलान पर गिरा क्यों नहीं, मैं इसी पे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अब वो कहते सर लॉ ऑफ इनर्शिया लग गया आपके साथ, मुझे आज तक पता नहीं लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या। मैं समझने की कोशिश भी करता। मेरे परिवार में भी एक मेरे सदस्य हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैं उनसे कभी फिजिक्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत पड़ जाता है भाई साहब अपना लेवल थोड़ा हाई लेवल का है, अपने समझ नहीं आएगी फिजिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो जिस तरह से बच्चे फिजिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर समाज में ईगो है स्टूडेंट कम्युनिटी में कि जो लड़का फिजिक्स में होशियार है वो होशियार है, क्योंकि साइंस का जो बादशाह होता है ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरे विचार नहीं है। फिजिक्स जो फिजिक्स में होशियार तो फिर नंबर आता है मैथमेटिक्स का। क्या मैथमेटिक्स तो सभी जानते हैं आप लोग, जिसकी मैथ्स अच्छी होती है टीचर जिसको कहता है हाँ बड़ा होशियार लड़का है, इसकी मैथमेटिक्स बहुत शानदार है।
फिर केमिस्ट्री और लास्ट में गरीब आता है साइंस रट बायो पर बच्चे बोलो मैडम रट लेंगे, रट लेगा नहीं होता, बायो समझने का जरूरत होता है, मतलब हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मेरा एग्जाम्पल में इसलिए देना पड़ा कि बच्चों आप इस सब्जेक्ट को भी पॉलिटिकल साइंस को बहुत ढंग से पढ़ेंगे ना तो मजा आएगा आपको इसमें। और जब ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, मैं जब 11th क्लास में था मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे बहुत आनंद मिल रहा था यार, और ये क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी एक लाइन पर जो अच्छा ऐसा भी होता है क्या, अच्छा ये भी होता है क्या। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, मैं आपको रिसर्च करता हूँ, डॉक्टर डी बासु की किताब है, कभी आपको फुर्सत मिले स्पेशली जो बच्चे कंपटीशन देते हैं या एनटीसी देते हैं वो कभी उस किताब को पढ़ लें एक बार, बहुत फायदा होगा। तो चलिए तो यहाँ पर देखा आपने कि मैक्सिमम किसको मिले वाई कैंडिडेट को, तो वाई कैंडिडेट प्रश्न लिख लेते हैं। अच्छा अब एक बेवकूफी का क्वेश्चन है, एक बच्चे गलती करिए आप इसे बता रहा हूँ। इंडियन प्रेसिडेंट जो कैंडिडेट का इलेक्शन जीत गया, अब उसको ओथ कौन दिलवाता है, तो बताएगा मुझे इंडियन प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? नो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जीडीएस क्वेश्चन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाता है, और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को और जो चीफ जस्टिस होते हैं उन सबको दिलवाता है, लेकिन प्रेसिडेंट को जो है चीफ जस्टिस दिलवाता है। चलो मेरे ख्याल से बच्चों आज प्रेसिडेंट के बारे में इतना ही काफी है, कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी हो गई। ये मेरी सारी बातें, किसी पे कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं है, ध्यान रखिए, एक जनरल मैंने राय दी है, मेरी राय से आप सहमत हो भी सकते नहीं हो सकते, लेकिन मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो स्टूडेंट कम्युनिटी के फेवर में बोल रहा हूँ, किसी के मन मस्तिष्क को दुख पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।